Hello students, we are again with you. Welcome here in your channel, that is Constructive Physics. So we are again with you with a new topic and with a new hope. So this is our class plus 2 physics and this is unit 4B, electromagnetic induction and alternating current. So we are continuing with our chapter 7, alternating current. So this is our part 8 and our today's topic is alternating करंट सर्किट कंटेन इंडक्टर ओनली। इसलिए पीछे वाले पार्ट में हमने करा था कि जो एसी सर्किट है वो इंडक्टर कैपेसिटर से कंडक्ट कर रहा था। आज हम करेंगे एसी सर्किट कंटेन इंडक्टर ओनली, प्लस में उसके फेजर डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे और प्लस में हम उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बेस। ठीक है, तो ये सारा हम करने वाले हैं। सो होप आप इसको काफ़ी इन्जॉय करोगे और आपको काफ़ी ईजी लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चे, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या करा है, हमने एक सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ लिया। लेट अस कंसीडर ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ओके, विच इज़ कनेक्टेड टू ए सर्किट कंटेनिंग ए प्योर इंडक्टर। हमने उसको एक प्योर इंडक्टर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, ये क्या है आपके पास, इंडक्टर, प्योर इंडक्टर है। ठीक है, और हमने माना कि जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ठीक है, प्योर इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस एल है। ठीक है, सो सपोज द अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज सप्लाइड। जो हमने जो इस पर अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करा है वो आपको पता है कितना होता है, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ये हमने इस पर इतना ईएमएफ अप्लाई करा है, ठीक है, इस सर्किट के ऊपर। क्लियर। अब हम मानते हैं इफ़ डी आई बाई डी टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू एल एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, इफ लेट डी आई अपॉन डी टी, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्लियर, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ओके, थ्रू एल, इंडक्टर में से है, थ्रू एल एट एनी टाइम, किसी भी टाइम या एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम के ऊपर। ठीक है, हम मान रहे हैं इंडक्टर का केस है, हम आज सोलेनोइड इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडक्टर देखो बेसिकली होता क्या है, जैसे जो काम कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है ना बेटा, जैसे कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब एज एनर्जी सेव करता है, तो ऐसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी होती है उसको ये इंडक्टर सेव करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, मतलब ये चार्ज हो जाता है। ओके, सो इसमें क्या कह रहा है, अब आपको पता है अगर इसमें से कोई भी करंट पास होगा तो यहाँ पे क्या मतलब, इसमें से अगर हम मतलब क्या कर रहे हैं, जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इन द इंडक्टर। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी करंट पास होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्लियर, और उसमें सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो कितना होता है, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, क्योंकि इंडक्टर में हम इसकी बात करेंगे। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ये हम चैप्टर 6 में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि ये कहाँ से आया है, ठीक है, तो आप इसके लिए पहले आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वो वाला पार्ट देखिए जिसमें हमने सेल्फ इंडक्शन की बात करी है। चलिए, सो यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन आ गया है। तो नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब सिंपली इतना ही है, दैट इज़ ये नेगेटिव साइन मीन्स क्या होता है, इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है वो अपोज करेगा चेंज इन करंट। ठीक है, जो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज चेंज इन करंट। ठीक है, जो करंट में चेंज होएगा उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इंडक्टर आपको क्या होता है, इंडक्टर का खुद का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जो इसके वाइंडिंग है ना बेटा, इसकी वजह से क्या होता है, इनकी वाइंडिंग की वजह से इसका खुद का भी क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इंडक्टर ऑल्सो हैव सम रेजिस्टेंस, और इंडक्टर का भी खुद का क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, कुछ रेजिस्टेंस होता है कुछ अमाउंट में। ठीक है, ठीक है, किसकी वजह से होता है, ठीक है, कि कहाँ पे होता है, इन देयर वाइंडिंग, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही कैपेसिटर का भी खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है, जब इसमें हम जो करंट इसमें आ जाए वो स्टोर करता है, ऐसे ही जब इंडक्टर अपने अंदर करंट स्टोर करेगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसका भी खुद का एक एक रेजिस्टेंस होता है जो करंट को अपोज करता है।
तो इसी तरीके से इंडक्टर का भी खुद का थोड़ा सा कम अमाउंट में रेजिस्टेंस होता है, वो उसकी वाइंडिंग के अंदर होता है। वाइंडिंग का मतलब होता है ये इस तरीके से जो हम बना रहे हैं ना, यही इन्हीं को वाइंडिंग बोला जाता है बेटा, काफ़ी बार हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। सो हमने माना कि बट वी शैल अज्यूम दैट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर, हमने ये मान लिया इस केस में, ठीक है। लेट हमने कंसिडर करा कि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, क्योंकि स्मॉल होता है ना, तो हमने इस केस में क्या माना, रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लिया, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या मान लिया, नेग्लिजिबल मान लिया। सो अब ये अगर हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया तो ये कैसा सर्किट हो गया, तो सर्किट इज प्योरली इंडक्टर। कैसा सर्किट हो गया, अब ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो गया, ठीक है। प्योरली कैसा सर्किट हो गया, इंडक्टिव सर्किट हो गया है, ओके। तो टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन दिस सर्किट, हम क्या चाहते हैं, फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन रखना चाहते हैं, ठीक है। तो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो किसके इक्वल होना चाहिए, सो यू कैन से टू मेंटेन फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट। अगर क्योंकि अगर फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन रखना है तो हम क्या करेंगे, फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट कांस्टेंट। अगर हमें इसके अंदर फ्लो ऑफ सर्किट को कांस्टेंट रखना, हम चाहते हैं कि जो करंट है वो कांस्टेंट रहे, तो हमें जो अप्लाइड वोल्टेज है, जो हमारी अप्लाइड वोल्टेज है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, जो हमने ईएमएफ, ठीक है, इक्वल होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जो हमने यहाँ पे ईएमएफ अप्लाई करा है वो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड हो रहा है और वो इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो करंट है वो कंटेन रहेगा, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो करंट हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, ये मान लो हमारी अप्लाइड वोल्टेज है तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, इंड्यूस्ड, ठीक है, इंड्यूस्ड वोल्टेज के इक्वल हो जाएगी। और जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये है हमारा, और जो हमारी अप्लाइड वोल्टेज, ये क्या है, हमारी अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है। ये क्या है, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो कंडीशन के हिसाब से ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा, ठीक है। क्लियर, ये दोनों कंडीशन इक्वल हो, तो ये दोनों को इक्वल पुट करते हैं, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा ई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज ये ई और ये ई दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए ना। ये कंडीशन हमने बोला है कि हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ई की वैल्यू क्या है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करते हुए हम दोनों के वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए ई नोट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ओके जी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। बिकॉज हमें क्या करना है, हमें ई हमने लिया है और ई से इसका ईएमएफ का यूज़ करते हुए हमें करंट की उसमें पहुँचना है इक्वेशन में। क्लियर, हमें क्या करना है, ई का यूज़ करते हुए कहाँ जाना है, करंट के, हम फेजर, तो कि हम क्या चेक करना चाहते हैं, हम ई और आई के बीच में रिलेशनशिप चेक करना चाहते हैं कि ई और आई क्या सेम फेज में चलेंगे, डिफरेंट फेज में। तो हम ई का यूज़ करते हुए कहाँ जाएंगे, आई में पहुँचना है हमें, तो हम आई की वैल्यू निकाल लेंगे, पहले स्मॉल आई निकालेंगे, फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डी आई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो हो जाएगा ई नोट बाई एल इंटू साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। ये किसकी आ गई, डी आई। तो स्मॉल करंट आया है, तो अगर आपको टोटल लेना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेटिंग कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करते हैं, सो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं हम इसका। सो इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो डी आई है क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इधर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई नोट बाई एल, ये तो हमारी क्या है, किसका हमें करना है इंटीग्रेशन, ई नोट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। तो आई इज इक्वल टू ई नोट बाई एल को कांस्टेंट लेंगे और इसका कर देंगे साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस, ये आपको मैथ्स में अच्छे से पता है, ठीक है।
माइनस कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो नीचे आ जाएगा ओमेगा, और प्लस में कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म रह जाएगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट का क्या होता है, जो हमारा जो भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये क्या है हमारा, यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन कांस्टेंट बचता है, तो जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट उसका डायमेंशन क्या होगा, करंट के इक्वल होगा। जो इसका डायमेंशन हम लेंगे, ठीक है, मतलब जो भी आप यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अपनी मर्जी से लोगे उसका डायमेंशन करंट के इक्वल होना चाहिए, यानी कि एम्पियर की टर्म में आना चाहिए। और ये टाइम पे इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये इस कांस्टेंट की क्वालिटीज़ हैं कि ये टाइम पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब टाइम पे डिपेंड ना करे, और इसका जो डायमेंशन है वो करंट जैसा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो आप यहाँ से क्या करोगे कि जो करंट है हमारा वो सिमेट्रिकली, मतलब कि जो कंपोनेंट ऑफ करंट हम लेंगे, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके इंटीग्रेशन कांस्टेंट को यहाँ पे अगर इसको हम 0 कंसिडर करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, I इज इक्वल टू माइनस ई नोट बाई एल। ठीक है, ओमेगा को बाहर ले लेते हैं, कोस ओमेगा टी। अब देखिए जो हमारा ई है, ठीक है, ये हमारे पास आई आ गया, क्योंकि ई हमारे पास क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी। तो हमें तो इन दोनों कंपेयर करना, देखिए ई आ गया, आई आ गया, इसको हम मान लो 1 मिनट के लिए इसको हम आई नोट मान लेते हैं, तो यहाँ पे कोस है, यहाँ पे साइन है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस ई नोट बाई ओमेगा एल, और कोस थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, है ना, तो साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि ये बाहर नेगेटिव है तो इसको अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई नोट बाई ओमेगा एल, तो साइन ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा, क्योंकि मैं नेगेटिव को अंदर लेके चली गई। ठीक है, क्लियर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को क्या मान लेंगे, आई नोट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, करंट की कंडीशन आ गई। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और सपोज करो ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई थी, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 3 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आई, दिस इज द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास आया है ना, जो यहाँ पे डेवलप हुआ है, जो इस सर्किट में डेवलप हुआ है, वो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट आ गया। ठीक है, तो करंट हमारा मैक्सिमम आई नोट पे ही होता है। तो आप देखिए हम क्या करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3। जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप, क्लियर। सो इसी को हम इक्वेशन 1 मान रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आई और ई है, तो हम क्या करते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं। तो पहले वेव फॉर्म में इसका कंपैरिजन करते हैं। देखिए हमें पता है, तो ई का फेज ले लेते हैं, ई का हमारा फेज ले लेते हैं, ई का डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए हमने ई का बना दिया। ठीक है, ये हमने ई के लिए बनाया है। ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन ये तो ई को या आई को रिप्रेजेंट करेगी, और ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, ये हमारा ई का है। तो देखिए जो आई का है, आई को ध्यान से देखिए, आई नोट ई नोट, साइन है तो साइन बने, ओमेगा टी। इसका देखिए फेज में क्या है, यहाँ पे 0 है, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा। यहाँ पे देखिए माइनस π/2, और माइनस π/2 का मतलब हमें इसको, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो प्लस π/2 होता है, तो इसका मतलब हमें यहाँ कहीं से शुरू करना पड़ेगा करंट को, है ना। तो करंट यहाँ से शुरू होगा और ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट को। इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि इंडक्टर में करंट क्या रहेगा, लैग करेगा। करंट क्या करेगा, लैग करेगा, और ये क्या रहेगा, अहेड, ये आगे रहेगा। कितना, π/2 एंगल से ई आगे रहेगा, और π/2 एंगल से करंट पीछे रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो ऐसे सर्किट सिर्फ इंडक्टर से कंडक्ट करते हैं, वहाँ पे जो अल्टरनेटिंग करंट है वो लैग करता है बाय ये फेज एंगल 90 डिग्री। फेज एंगल कितना रहा है यहाँ पे हमारा, 90 डिग्री एंगल से वो क्या करेगा, इसको पीछे करेगा, यानी कि 1/4 ऑफ द पीरियड। ठीक है, अब क्या बनाते हैं हम, इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, इसका फेजर डायग्राम, और यू कैन सी इसका वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। हाँ जी, चलिए फेजर डायग्राम बनाते हैं। कंडीशन आपके पास अवेलेबल है, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और आई है आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। मैंने आपको क्या बता रखा, पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज चलाना है। तो चलिए इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है,
तो ये हमने ले ली ओरिजिन वाली लाइन, ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, ओरिजिन वाली लाइन ले ली। अब आप देखिए जो हमारा ई नोट है, ठीक है, ई नोट क्या है, 90 डिग्री से पीछे, ठीक है, ई नोट क्या है हमारा 90 डिग्री एंगल से पीछे है, क्लियर। तो मैंने ये मान लिया, ये लाइन मैंने मान ली ई नोट की, ठीक है, ये लाइन मैंने मान ली ई नोट की, क्योंकि ओमेगा टी एंगल के साथ है, इसमें तो +0 है तो कुछ ऐड ही नहीं करना, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, -π/2, इसका मतलब 90 डिग्री यानी कि 45 के आसपास ये बन गया, तो ये हमारा किसका हो जाएगा, आई नोट का, ठीक है। अगर इसको आई नोट का मानेंगे तो टोटल कितने का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। और ये देखिए आई हमारा 90 डिग्री पीछे है, करंट क्या है हमारा पीछे है, ठीक है। तो इसकी जो कंडीशन बनेगी, इसकी यहाँ बनेगी, है ना, क्या बनेगी, E = E नोट साइन ओमेगा टी। और ये किसका बनेगा, देखिए यहाँ पे ये किसका बनेगा, आई का, पीछे है ना, ये देखिए I = I नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। तो ये हमारा फेजर डायग्राम हो गया, क्लियर। तो होप आपको सारा अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर। तो आपको ये बड़े अच्छे से समझना है। तो हमने क्या करा, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझा। अच्छा, यहाँ पे एक हमारा और कंसेप्ट है, उसको भी मैं साथ साथ क्लियर कर देती हूँ। अब देखिए जो आई नोट हमारा आया था, तो आई नोट की हमारी वैल्यू क्या आई थी बेटा, आई नोट हमने किसको माना था, मैक्सिमम वैल्यू जो हमने मानी थी वो था हमारा ई नोट अपॉन ओमेगा एल, ठीक है। ये हमारी आई नोट मैक्सिमम करंट आया था। और ओम्स लॉ क्या कहती है, I = V/R, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो R है वो क्या है, रेजिस्टेंस है। ये क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, अपोज करंट फ्लो, करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो देखिए यहाँ पे I, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आई नोट, ई नोट, वी, तो ये देखिए ओमेगा, यहाँ पे ये कहीं ना कहीं किससे लिंक कर रहा है, रेजिस्टेंस। इसका मतलब यहाँ पे जो इनटू में 1/ओमेगा, जो ये क्वांटिटी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, कहीं ना कहीं ये क्वांटिटी किसका काम कर रही है, एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस से कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि जो ये क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्वांटिटी क्या है, दिस इज द अफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। ये क्या है, अफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड, मैंने कहा था ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर ऑफर करेगा जब इसमें करंट फ्लो, ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, ठीक है। जब हम इंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है। और यहाँ पे क्योंकि ये देखिए आर नहीं है, आर होता तो रेजिस्टेंस का देते हैं, यहाँ पे तो ये क्या 1/ओमेगा एल है ना, इसको हम कह सकते हैं एक्सएल, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि देखो आर होता तो हम आर क्या हो जाता, आर क्या होता है V/I, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है। जब हम डीसी करंट की बात करते हैं, अब तो हम एसी सर्किट के, भी इंडक्टर की बात कर रहे हैं, इस वाले की, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ पे जो करंट को अपोज करेगा, वो रेजिस्टेंस थोड़ी ना होगा, क्योंकि ये इंडक्टर की वजह से हो रहा है ना, इंडक्टर की वजह से हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है ये, इंडक्टर की वजह से। मतलब इंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ, इंडक्टर के अंदर जो है रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ जिसने करंट को अपोज किया, उसको हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या कहेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी ये वाली सॉरी मैंने गलती से लिख दिया बेटा, जो हमारी ये वाली क्वांटिटी है ओमेगा, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सएल कहेंगे, ओमेगा को हम क्या कहेंगे, एक्सएल। तो यानी कि यूँ कह सकते हो = एक्सएल। और ओमेगा की जगह हम पे आप पुट कर सकते हैं 2πμL, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे V क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सप्लाई, ठीक है। तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस पता चल गया, दिस इज द अफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टेंस, ठीक है। दिस द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। जैसे आप अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में जो रेजिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। जो सिंपल सर्किट में होगा उसको हम सिंपल रेजिस्टेंस कह देंगे, है ना। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस लिमिट द करंट इन ए प्योरली इंडक्टर सर्किट इन द सेम वे एज रेजिस्टेंस लिमिट द करंट इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। जब हमने प्योर रेजिस्टेंस लिया था तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस का काम होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, विच अपोज द फ्लो ऑफ द करंट। तो यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से आपने देखा है जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, इंडक्टेंस के, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी के, है ना। ये जो हमारा इंडक्टिव रेजिस्टेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए जो हमारा एक्सएल है
वो किसके इक्वल है, 2 पाई म्यू एल। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पे भी डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो प्योर इंडक्टेंस की, तो वो प्योर इंडक्टेंस क्या होता है हमारा, जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं, एक बार डीसी के लिए और एक बार एसी के लिए। तो डीसी के लिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, जीरो। तो इसके लिए इंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब, और देखिए एसी के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है ना, 50 हर्ट्ज होती है, 2 पाई इंटू 50 इंटू एल। तो यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या आएगी, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर प्योर इंडक्टेंस है तो जीरो रेजिस्टेंस होगा डीसी में, ठीक है। डीसी में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, जीरो रेजिस्टेंस हो जाएगा डीसी में। क्लियर, ओके। तो इट मीन्स ए प्योर इंडक्टर कैन नॉट रिड्यूस डीसी, ठीक है। इसका मतलब डीसी को तो ये पूरे का पूरा यूज करेगा, लेकिन एसी को क्या करेगा, ये अपने में से पूरा फ्लो नहीं होने देगा, ठीक है। तो एक्सेल क्या होता है हमारा, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो इसकी यूनिट चलो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, यानी कि एक्सेल। तो एक्सेल किसके इक्वल है, ओमेगा एल के, ठीक है। सो ओमेगा क्या होती है हमारी, क्योंकि देखिए इसकी ओमेगा क्या होती है, 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा क्या होती है 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी। तो कॉन्स्टेंट तो 1 बाई टी, यानी कि इसका क्या आ जाएगा 1 बाई सेकेंड, और इंटू में एल की क्या होती है हेनरी, ठीक है। क्लियर। तो हेनरी किसका होता है, एल का, ठीक है। तो इसको हेनरी को हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी तो लिख सकते हैं, हम लिख सकते थे इसको। तो यहाँ पे हम इसको क्या कह देंगे 1 बाई सेकेंड, और हेनरी के लिए हम एल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज ई क्या होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से हम एल की यूनिट निकालेंगे, हमने ऑलरेडी करी हुई है। तो इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा वोल्ट अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड, और ये ऊपर चला जाएगा इंटू सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर आ गया, यानी कि वी बाई आई आ गया, और ये किसकी होती है, आर आ गया। तो इसका मतलब इसकी यूनिट भी क्या होगी, ओम। इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, ओम, बिकॉज ये भी तो क्या है, रेजिस्टेंस ही तो है, बस नाम ही तो बदल गया क्योंकि इंडक्टर की वजह से है। तो ये इसमें ओम में मेजर किया जाता है, जैसे रेजिस्टेंस को ओम में मेजर किया जाता है, वैसे ही इंडक्टिव रिएक्टेंस को भी ओम में मेजर किया जाता है, और जो डायमेंशन होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस का वो भी वही होगा। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है ऑफ एक्सेल इज सेम एच आर, जैसे आर का होगा वही इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो हमारा सिर्फ इंडक्टर से कनेक्ट करता है, सेल्फ इंड्यूस्ड इसमें ईएमएफ होता है जो करंट की ग्रोथ को अपोज करता है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए 100 हर्ट्ज AC flowing in 14 millihenry coil, okay, find its reactance। रिएक्टेंस आप समझ रहे हो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो कैपेसिटर के लिए या इंडक्टर के लिए। तो देखिए हमें म्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 100 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। एल कितना दे रखा है 14 मिली हेनरी, तो मिली में है तो इसको चेंज करेंगे 10 की पावर -3 हेनरी। अब एक्सेल निकालना है, एक्सेल की वैल्यू क्या होती है ओमेगा एल की वैल्यू पुट कर दीजिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई म्यू एल, तो 2 इंटू 22/7 इंटू म्यू कितना दे रखा है 100 इंटू 14 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। 7 2 जा 14, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इवन इसको सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने की क्या ज़रूरत है, 2 इंटू 22 इंटू 100, ठीक है, इंटू में 2 और अपॉन में देखिए इसका 1 2 3, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, कितना आ गया 44/5। इसको इससे कट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8.8 ओम। सो ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस दैट वी वांट टू फाइंड आउट। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सारा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे एसी सर्किट कंटेन ओनली कैपेसिटर, ठीक है, ओके। तो आपको अच्छे से करना है बेटा, ओके। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंडक्टर बेसिकली क्या होता है, कोयल ऑफ वायर होती है, ओके। और इट डज हैव सम ओमिक रेजिस्टेंस, का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, ओके। रियल में कभी भी प्योर इंडक्टर पॉसिबल नहीं होता, ये सिर्फ प्रैक्टिकली इमेजिनेशन होती है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।